Unacademy। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जो बैंक एग्जामिनेशन है वहां पे आपके एस्पिरेंट्स लैक्स में अपीयर करते हैं लेकिन सिलेक्शन केवल थाउजेंड्स में ही लेते हैं। बट इसके बाद भी हम लोग ये मानते हैं कि बैंक एग्जाम्स को क्लियर करना काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हार्डवर्क जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्मार्ट वर्क। लेकिन अगर हम बात करें स्मार्ट वर्क की, तो हमने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये प्रॉपरली चीज है क्या, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। और साथ ही साथ आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि केवल 3.28% के बैंक एस्पिरेंट्स इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपने सिलेक्शन को कंफर्म करते हैं, और बाकी के बच्चे जो है वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम इन्हीं पॉइंट से लेके आएंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो बड़ा सिंपल है, कवरिंग द एंटायर सिलेबस। सर ये क्या है? सिविल सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करता है? नहीं, हर कोई नहीं कंप्लीट करता। जो सिलेक्शन लेता है वो एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके साथ मेरा सेकंड पॉइंट भी रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, फोकस्ड ऑन गोल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा है ना, उसको पता है कि वो इस बार के एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहा है या फिर आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहा है, उसको पूरा क्लीन ऑब्जर्वेशन है कि यही मेरा गोल है, मैं इसके लिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना आगे बढ़ूंगा। लेकिन बहुत से बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 90% प्लस बच्चे ऐसे हैं जो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब उनका गोल था आईबीपीएस पीओ, लेकिन जब आपके अगस्त महीने में आरआरबी का एग्जामिनेशन आता है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो भागने लगे आरआरबी के पीछे, कहीं कुछ हाथ मार दे, कहीं कुछ हाथ लग जाए, तो इतना आधा पढ़ रखा है, टैलेंट है, मैं कर लूंगा। तो यहीं से जब वो अपने सिलेबस को छोड़ के जाते हैं ना आरआरबी एग्जामिनेशन, उसके बाद और वापस इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो आ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आरआरबी के बाद आरआरबी पीओ के बाद आरआरबी क्लर्क के बाद आईबीपीएस क्लर्क के बाद आईबीपीएस पीओ, उसके बाद एसबीआई क्लर्क, इस बार एसबीआई पीओ। इस तरीके आपके लाइंड अप हो जाते हैं एग्जामिनेशन, और आपका जो आधा सिलेबस है वो वहीं रह जाता है। जबकि जो सिलेक्शन लेता है उसको मतलब नहीं, उसको पता है, वो प्रैक्टिकल है कि इतने सिलेबस से आरआरबी पीओ जैसे पेपर नहीं होंगे, क्योंकि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, बहुत जगह जाना है। तो मैं अपना फोकस रखूंगा इसी एग्जामिनेशन में, तब तक मैं अपना सिलेबस अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लूं, प्रॉपर रिवीजन दो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस बना सकूं और कॉन्फिडेंटली पेपर को दे सकूं। तो ये सबसे पहला चीज जो आपको करना है सिलेक्शन लेने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा कोई डिस्ट्रैक्शन के बगैर। दूसरा चीज, अगर अपन बात करें तो हमारे पास अभी आता है रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि एक जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट करता है, उसके बाद ना आपको क्वेश्चंस को कभी सिलेक्ट नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा, इस पेपर में खाली रिजेक्शन होता है। चाहे अब जब रिक्रूटमेंट की बात करें, आपको लग रहा है वहां पे सिलेक्शन हो रहा है, वहां पे भी रिजेक्शन हो रहा है। कैसे? लाखों के बच्चों से 1000 को सिलेक्ट करना नहीं कहा जाता है, वहां पे कहा जाता है 99,000 को रिजेक्ट करना। तो मेजोरिटी यहां पे रिजेक्शन हो रहा है, तो आप भी क्वेश्चंस को रिजेक्ट कीजिए। मतलब हम लोग क्या है ना, गलत क्वेश्चंस के सिलेक्शन के लिए ही फंसते हैं पेपर में, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, डिले आ जाता है, कुछ ना कुछ गैप आ जाता है। लेकिन अगर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें तो हमें पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है और कौन सा क्वेश्चन अगर मैं हाथ लगाऊं तो कितना ज्यादा टाइम तक मैं उसमें फंसे रहने वाला हूं। तो आपको प्रॉपर रिजेक्शन करना है क्वेश्चन का। जैसे कि आप लोग जाते हो टाइम अंडर करूंगा, नहीं, उनके ऊपर फोकस नहीं करना। वो तो करोगे नहीं करोगे अलग बात है, चीजें दिखे कि नहीं भाई मिक्सचर का बहुत गंदा है, बहुत बार 3 बार निकाल चुका है मिक्सचर, अब तो 4 बार मैं खुद निकल जाऊंगा इस एग्जामिनेशन से, छोड़ो। तो रिजेक्शन क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आगे पॉइंट्स की, तो यहां पे पैरेलल प्रिपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम अपना सिलेबस कंप्लीशन करने वक्त पहले हम सोचते हैं, बहुत से बच्चे अभी भी पूछते हैं कि सर प्री के लिए पहले सिलेबस कंप्लीट करें फिर मेंस के लिए। मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई सिलेबस दोनों के लिए एक ही है, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए एक ही है। बस प्री में जो कॉन्सेप्ट आता है उसके छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को लगा के वो सवाल बनेगा, लेकिन उसी के चैप्टर के 3-4 कॉन्सेप्ट लगा के आपके एक मेंस का सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि मेंस का सवाल कुछ और दूसरे चैप्टर से आ जाएगा, मतलब उस चैप्टर के कुछ दूसरे बुक से आ जाएगा, दूसरे प्लैनेट से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसी चैप्टर, जिस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया है अपने सिलेबस कवरेज के दौरान, उसको जब आपने बेसिक से एडवांस कवर अप किया होगा तो आपने प्री प्लस मेंस ही पढ़ा होगा। ऐसा ये गलत मिथ है ये सब कि प्री के लिए अलग तैयारी, मेंस के लिए अलग तैयारी, नहीं, एक ही बार में आपके कॉन्सेप्ट फाउंडेशन डाले जाते हैं। और वहीं पे ही आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी होगी। अगर आप दोनों की तैयारी एक साथ नहीं करते और अगर आप इंतजार करते हो कि मैं पहले पेपर दूं उसके बाद मेंस की तैयारी करूं, पेपर में कभी भी जितना भी इजी आ जाए, जितना भी टफ आ जाए, आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि अंडर प्रेशर थोड़ा ना थोड़ा आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है।
उसमें भी सिलेक्शन होता है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि आप सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, जिसके चलते आपको फिर थोड़ा डाउट होगा, अरे क्लियर होगा या नहीं, मेंस अभी से पढ़ लूं। तो ये चीज आपका रुक जाता है, और जब रिजल्ट आता है तब मेंस जब आप लेके शुरू करते हो, लेकिन उसी टाइम पे गिव अप कर देते हो, क्योंकि आपको भी पता चल चुका है नॉट अ कप ऑफ टी, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज्यादा चीजें, जनरल अवेयरनेस लेके बहुत सी चीजें कवर अप नहीं किया जा सकता। तो आपको जितने भी टाइम अपने प्रिपरेशन को देना है ना, उसमें आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली पैरेलली करते चलिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट करते हैं वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और लास्ट चीज, नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट आप में से हर कोई देता है, जानते हो ना। अगर लाख एस्पिरेंट आपके पेपर भरे हैं और पेपर देने जाते हैं, लाखों के लाखों बच्चों ने कभी ना कभी कोई ना कोई मॉक टेस्ट दिया होगा, चाहे परचेज मॉक हो, पेड, या फिर फ्री मॉक हो, या फिर हम एजुकेटर्स लोग आपको सारे एग्जामिनेशन से पहले, लगभग मैं तो हर एग्जामिनेशन से पहले आपको 20-20 मॉक करवाता हूं, मतलब साल भर में मैं टोटल आपको 200 मॉक्स ऐसे, 150 से 200 मॉक्स ऐसे करवाता हूं। तो ये सारे मॉक्स तो आपने दिया होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, उसको सिर्फ सिलेक्टेड एस्पिरेंट ही करता है और कोई नहीं। एनालिसिस में आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि सर एग्जामिनेशन 10 दिन है, आपने कहा मॉक देने के लिए, दिन में कितने मॉक्स दो। अगर आप दिन में 10 भी मॉक दोगे ना तो भी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप दिन में 1 मॉक दोगे तो भी वो फायदेमंद साबित हो सकता है। कैसे? विथ प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस कैसे किया जाता है उस चीज को पहले देख लीजिएगा एक बार, और इसको अपने प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले जो गलती करते हैं, हमने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिया है और जो सही है अटेम्प्ट लिया है, और जो क्वेश्चंस हमारे करेक्ट है, उन क्वेश्चंस को हम छोड़ ही देते, इग्नोर मारते नहीं। उनको इग्नोर अगर आप मारोगे तो नया सीखने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मॉक्स के एनालिसिस से हमें बेनिफिट क्या मिलता है। बड़ा सिंपल सा बेनिफिट है भाई, अगर आप सिर्फ मॉक देते चले, लेकिन पलट के नहीं देख रहे हो कि क्या कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं कुछ नया सीख रहा हूं, तो आपका परफॉर्मेंस कहां से इंप्रूव होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स कहां से इंप्रूव होंगे। आप सुबह एक मॉक लगाए थे, क्वेश्चन आपने खुद अपने जितना आपको जानते थे वो डिलीवर कर दिया, आपने आंसर दे दिया, अब दोपहर को और एक मॉक लगाने लगे हो, लेकिन उस पहले के मॉक से आपने कुछ नहीं सीखा, तो दूसरे में इंप्रूवमेंट कहां होगा। इंप्रूवमेंट के लिए पहले से आपको कुछ नया एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो सबसे पहला चीज जो एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे, जो क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, उनको हम देखेंगे एक बार एनालिसिस करके कि क्या उसके कोई बेटर सॉल्यूशन, बेटर उपाय है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो बहुत से क्वेश्चंस आपके रेशियो में बन जाते हैं, आपने उसको ट्रेडिशनल इक्वेशंस में किया होगा, तो जब आप देखोगे सॉल्यूशन तो कहीं वो रेशियो में दे रहा है क्या, कहीं आपने प्रोबेबिलिटी के बहुत बड़े सवाल को सब आइदर और लगा के किया होगा, और क्वेश्चन में 1 माइनस नॉट करके कुछ कर दिया होगा। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सीखने हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके मॉक में देखने के लिए मिले तो आप इनमें कम टाइम दें और ज्यादा जल्दी इन सवालों को बना के जो बचत टाइम है ना, उसमें एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, तभी जाके आपके मार्क्स थोड़े अप होंगे। दूसरा, ये हम सभी लोग करते हैं क्या, कि जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है लेकिन वो गलत हो गया है, लेकिन वो रॉन्ग हो गया है, इन क्वेश्चंस को सभी लोग हम लोग जाते हैं, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी होता है, क्यों, कैसे, क्या। तो इन सवालों में सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो सभी लोग जाते हैं, इसके लिए मैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं करना चाहता हूं। इसमें से डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पकड़ में भी आ जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप अटेम्प्ट लेने के बाद भी गलत कर रहे हैं, मतलब वो टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं थोड़े वीक हैं। उन टॉपिक्स पे और थोड़ा ज्यादा काम करना है, उनके बेसिक्स को और एक बार थोड़ा राउंड अप करना है, कवर अप करना है, उसके मिसलेनियस सवाल थोड़े देखने, रिवीजन करने, उसके पीडीएफ वगैरह जो आपने रखा हुआ है नोट्स बना के, उनको थोड़ा रेफर करना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स ना बिगड़े, ना गड़बड़ हो। थर्ड पॉइंट, जो आपने क्वेश्चंस लीव किया है, उसमें 2 कैटेगरीज बनते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आपने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया होगा और कुछ क्वेश्चंस में आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया होगा। ये सबसे लास्ट वैरायटी में जाना है, क्योंकि जिसको आपने देखा भी नहीं वो तो आप नया नया सीखेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपने टाइम दिया फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बना, वहां पे जरूरी है उन टॉपिक्स को पहचानना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं। बॉटम स्ट्रीम में मैं क्यों फंस रहा हूं, डायमंड वर्क में क्यों फंस रहा हूं, तो वो क्यों का जवाब ढूंढिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसका सॉल्यूशन देख के बनाए, आप उस क्यों का जवाब ढूंढिए कि कहीं इस चैप्टर में थोड़े वीकनेस नहीं तो रह रहे। हर दिन में दे रहा हूं मॉक्स, हर दिन में बॉटम स्ट्रीम में अटक रहा हूं, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स को लेके, टाइम का रेशियो लगा के परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्या, और एक बार उसका रिवीजन दे दूं क्या। तो यही चीजें एक्सट्रैक्ट करके आप जब वापस आते हो ना, तो एक नए एनर्जी के साथ नए फॉर्म में आते हो और आप मॉक्स में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने लगते हो। तो यही कुछ पॉइंट्स मैं आपको कहना चाहता था कि सबसे पहला आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अब देखो, बहुत से बच्चे मेरे साथ सिलेबस प्रिपरेशन कर रहे थे,
लेकिन जब उनके सामने एसबीआई क्लर्क का पेपर आ गया वो खुद को संभाल नहीं पाए। सर ये भी करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूं, मॉक लगाना चालू कर देता हूं। मॉक टेस्ट जब लगाना होता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक 70% का सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक मॉक तो नहीं लगाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि आप अगर देखो तो आपके अगर 70% तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो मॉक आप लगा रहे हो उसमें से आपको सिर्फ डिमोटिवेशन ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। और साथ ही साथ जो 70% आपने कंप्लीट किया है उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस आपने पढ़ के, किसी भी एजुकेटर को पढ़ के अपने खुद से क्वेश्चन बनाए। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप एजुकेटर से पढ़े और सीधा मॉक देने मैदान पे उतर गए, नहीं। आप जो मतलब जो अभी आपको गुरु सिखाते हैं आप पहले उसका प्रैक्टिस करते हो, युद्ध करते हो, फिर जाके रणभूमि पे उतरते हो। ऐसा नहीं कि यहां से गुरु ने कहा कि ये ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, कोई जाके सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़े प्रैक्टिस करने होते। तो इसीलिए मैं मॉक टेस्ट को थोड़ा डिले करके यहां पे 70% सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही जाना प्रेफर करता हूं। तो आप पहले सिलेबस को फोकसली कंप्लीट कीजिए, टॉपिक्स को अच्छे से जानिए, क्वेश्चंस को अच्छे से जानिए कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं लेने चाहिए। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ आप कीजिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। इससे आपको आपका सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। तो जो था यही था। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, काफी मोटिवेट किया होगा। अगर पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दिल खोल के एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप हमसे अनअकैडमी में सारे के सारे बेसिक टू एडवांस चीजें कंप्लीट करना चाहते हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने सारे आपके अनअकैडमी में चल रहे हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो एक ही कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फी के साथ। तो उसके लिए आपको करना बस ये होगा कि जब आप कोर्स परचेस कर रहे होंगे तो आपको जब रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट होगी तो यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट ऑब्टेन करने के लिए एक कोड लगा दीजिएगा CD लाइव। इससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपके जो कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आपके ऐप में होते हैं उनको भी रिडीम कर दीजिएगा, उनसे आपको कुछ और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जिससे कि आपके प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Unacademy. Let's crack it.